कैसे कर पाते थे? समय की मैनेजमेंट थी, किस चीज़ की मैनेजमेंट थी, कैसे थी? कि ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, ये आपकी एक मानसिक अवस्था है, ये एक माइंडसेट है। एनर्जी आपके माइंडसेट से पैदा होती है। आप रियल एस्टेट पे हीरो ने कैसे ये आइडिया आया, किस सोच के साथ में? वो वहाँ गए और उन्होंने जो ट्रीटेड वाटर निकल के आया था उसमें से एक गिलास भर के पानी और पी लिया। जापानीज उनके साथ थे, वो देख के दंग रह गए कि देयर आर पीपल जो करते ही रियल एस्टेट हैं, तो आप उनसे कैसे compete करेंगे, उनसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अपने आप को? हीरो ग्रुप होंडा के साथ पार्टनरशिप की कोशिश कर रहा था। बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया। एक और थोड़ा कड़ा सवाल पूछूंगा कि कुछ ऐसी 4-5 बातें जो आपको लगता है कि यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे लोगों को समझ में आए कि हमें ये 5 चीज़ें कर लेनी चाहिए। अपने लिए आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी दूसरे से व्यवहार की, क्या वो व्यवहार आप उनके प्रति करते हैं कि नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट विल शो रिस्पेक्ट। Hero Enterprise is a prominent business conglomerate with diversified interests across various sectors such as insurance distribution, steel making, real estate, and corporate training. It is a major player in the Indian economy. Mr. Sunil Kant Munjal, the chairman of Hero Enterprise, and director Ms. Shifali Munjal has played a key role in steering the company towards innovation and expansion. Under their leadership, the company has seen significant growth, particularly in its global presence and strategic diversification. मैंने लोगों को अक्सर ये शिकायत करते हुए सुना है कि उनके पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। बट आज की इस पॉडकास्ट में मैं जिनसे आपको मिलवाने वाला हूँ, उनसे मिलने के बाद में मैंने ये कहना छोड़ दिया कि मेरे पास समय नहीं है। ही इज़ द ग्रुप CFO ऑफ हीरो एंटरप्राइज। ही इज़ एन एविड रीडर। ही इज़ राइटिंग 3 बुक्स। हिंदी से उनका प्रेम, इनफैक्ट संस्कृत से भी उनका प्रेम बचपन से है। ही राइट्स पोएट्री। ही इज़ अ कीनोट स्पीकर एट national and international level CXO forums, and on top of that he's also a perfect family man. So without any further ado, let me introduce Mr. Joginder Singh, CFO and President Hero Group, and उनसे सुनते हैं उनके जीवन की कहानी, हीरो की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पॉडकास्ट में। Thank you, नवीन जी। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने समय दिया। आज के टाइम पे समय ही सबसे कीमती चीज़ है। तो ज़्यादा अपनी बातों को आगे ना बढ़ाते हुए चलिए मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। जितना पीछे आप याद कर सकते हैं आपके बचपन से एज यंग मिस्टर जोगिंदर सिंह, वो जो ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ में होता था, तो टेक मी टू दैट एरा एंड लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने जो बात की वो फ्लैशबैक की तरह से दिमाग में आती हैं बातें। और जब आप बात कर रहे थे तो मैं बहुत पीछे चला गया। इनफैक्ट अपने बचपन की बात मुझे ध्यान आई जब क्लास 4th 5th के समय की बात है, जब मैंने कुछ डिक्लेमेशंस और डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। मेरी सिस्टर, उनको भगिनी श्री बोलता हूँ मैं, हिंदी और संस्कृत की बड़ी अच्छी ज्ञाता थी। उनके साथ होने की वजह से मेरा हिंदी और संस्कृत में इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा रहा, और उसके साथ ही फिर डिबेट्स, डिक्लेमेशन, काव्य पाठ और हिंदी साहित्य से काफ़ी अच्छा नाता जुड़ा। तो बहुत जल्दी, मुझे लगता है कक्षा 5 में बात कर रहा हूँ मैं, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 73 के आसपास की बात करें हम। उसके बाद वो प्रेम बढ़ता रहा। कक्षा 8 में मैंने हिंदू धर्म विशारद एक परीक्षा पास की, जिसके लिए मुझे स्पेशल परमिशन दी गई क्योंकि मेरी उम्र कम थी वो एग्ज़ाम पास करने के लिए। दैट वॉज इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेजुएशन इन हिंदू धर्म, सनातन धर्म। कक्षा 8 में मैंने वो पास किया। तो वहाँ से ये साहित्य के साथ जुड़ाव और लोगों को, घटनाओं को समझने की
समझ बूझ शायद वहीं से नींव पड़ी। हाई स्कूल यूपी में, जिसको हम बोलते हैं क्लास 10, वाणिज्य संकाय कॉमर्स फैकल्टी में मैंने यूपी में टॉप किया। और विशेष योग्यता सहित उत्तीर्ण हम बोलते थे, सम्मान सहित उत्तीर्ण, तो पास विद ऑनर्स। हिंदी, अंग्रेजी और गणित में विशेष योग्यता प्राप्त की। तो उस समय स्पेशली हिंदी में विशेष योग्यता प्राप्त करना यूपी बोर्ड के अंदर एक बड़ी बात थी। उसके बाद कॉलेज में बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते रहे। वो आदत ये हो गई कि हर चीज़ में एक दखल होना ज़रूरी था। कॉलेज के समय विवेकानंद सोसाइटी में मैं स्टूडेंट चेयरमैन रहा। इंटर कॉलेज में कॉलेज मैगज़ीन का स्टूडेंट एडिटर भी रहा। एनसीसी के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करता था। मैं अंडर ऑफिसर था और उसके वजह से बहुत जो मुश्किल कैंप्स हुआ करते थे एनसीसी के, आर्मी अटैचमेंट कैंप वगैरह, वो बहुत अटेंड किए। तो मुझे लगता है कि इन सब से व्यक्तित्व का एक समग्र विकास जो होता है वो उस तरह से हुआ। किसी एक एरिया में सीमित न रह के हर तरफ से व्यक्तित्व का विकास हुआ, जिसने मुझे आगे बढ़ने में, आगे जाकर अपने जीवन में जब मैंने अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया, उसमें बहुत फ़ायदा दिया उसने मुझे। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट माय। और सरकारी स्कूल में पढ़े, आपने बात की, बट उस वक्त वो भी एक नेमत होती थी। हाँ, टीचर्स बहुत अच्छे होते थे, उन्होंने बहुत हमारे साथ मेहनत की। अभी भी बहुत सारे उन टीचर्स के नाम याद हैं, अब उनमें से बहुत दुनिया में नहीं है। आपने टीचर्स डे पे एक कविता भी लिखी थी, बोलते हैं झरोखे। यस, वो बहुत खूबसूरत उसकी भी एक अच्छी कहानी है। मेरी एक पुरानी मित्र थी, वो आजकल आगरा में ही एक स्कूल में पढ़ाती हैं, प्रिंसिपल हैं स्कूल की। टीचर्स डे से 4 दिन पहले उनका फ़ोन मेरे पास आया कि जोगिंदर, मेरे को एक ना टीचर्स डे के ऊपर पोइट्री लिख और थोड़ी सी कुछ हट के लिख। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किस तरह से लिखूं। और टीचर्स डे के 2 दिन पहले सुबह 4 बजे मेरी नींद खुली और कुछ दिमाग में कुछ ऐसा आया कि मेरे को लिखना चाहिए, और मैंने लिखना शुरू किया और उसको पूरा लिखा। मुझे पढ़ा तो अच्छी लगी कविता, तो मैंने उसको फिर भेजा एंड उसको मैंने लिंक्डइन के ऊपर भी डाला। नॉर्मली लिंक्डइन एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें इस तरह की चीज़ें अक्सर नहीं लिखते हैं, बट मुझे कई बार बड़ा गर्व होता है कि हम भारतीय भाषाओं को, स्पेशली हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, उसको हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। तो मैंने वो लिखा, बोलते झरोखे, जिसके अंदर मैंने अपने पुराने टीचर्स को, पुराने स्कूल को याद किया। अच्छी वायरल हुई वो। बहुत अच्छी थी, मैंने सुनी भी थी और पढ़ी भी थी। मतलब आपने वो लिंक्डइन पे डाली हुई थी तो बोल के डाली हुई थी, नीचे लिख के भी डाली हुई थी। सो आई कुड फील व्हाट यू वांटेड टू कन्वे एज अ मैसेज। और तो फिर यहाँ से फिर चलते हैं आपके कॉलेज लाइफ की तरफ। तो एक सवाल मन में आ रहा है मेरे कि हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट? मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, एवरेज स्टूडेंट थे, कैसे थे? मतलब वो भी जानना चाहता हूँ। तो एज अ स्टूडेंट I was a very good student actually. At a very young age, I had got merit scholarship. और मुझे थ्रू आउट मेरिट स्कॉलरशिप मिलती रही। मैंने बताया 10th जो हाई स्कूल हम बोलते हैं, उसमें मैंने यूपी में टॉप किया कॉमर्स फैकल्टी के अंदर। कॉलेज में भी आई वाज इन दी
university rank. So I was 7th in the Agra University rank. तो कॉलेज और पूरे ज़माने में एज ए स्टूडेंट आई वॉज गुड, बट मैं समझता हूँ कि मेरा ध्यान सिर्फ एक एकेडमिक्स की तरफ ही नहीं होता था, हर तरह की बाकी अदर एक्टिविटीज़, चाहे वो गेम्स हो, तो स्पोर्ट्स के अंदर भी आई वॉज अ क्रॉस कंट्री रनर. तो 5,000 and 10,000 मीटर्स फॉर माई इवेंट्स. साहित्य में, डिबेट्स में और इस तरह की सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने में मज़ा आता था. लगता था कि ज़िंदगी को पूरी तरह से जिया जाए. इसके अलावा मुझे गाने का बहुत शौक था उस ज़माने में. मैं अब आपके इंट्रो में मैं क्या क्या डालूं और क्या क्या बचा पाऊं, मतलब मैं खुद भी भूल जाता हूं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें. यू विन अवॉर्डेड मोर देन 40-50 अवार्ड्स. आपको पीटीसी पंजाबी में पंजाबी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी, पंजाबी आइकॉन का अवार्ड भी मिला हुआ है. तो इतनी सारी चीज़ें हैं, शायद मेरे जैसे एक एवरेज इंसान के लिए याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है. तो जी प्लीज़ प्लीज़. मैं अक्सर कई बार ये बात कोट करता हूँ और मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है. मुसलसल इज़ कंटिन्यूस. ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है. जो मंजिल पे पहुँचो तो मंजिल बढ़ा दो. तो ज़िंदगी जीनी है या ज़िंदगी काटनी है, ये निर्णय आपको करना है. ज़िंदगी जीने का मतलब है कि ज़िंदगी के हर पल को जिया जाए. ज़िंदगी के हर पल में जो आप प्राप्त कर सकते हैं वो सब प्राप्त करें. एक बहुत खूबसूरत श्लोक है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत. अराइज, अवेक, एंड वॉट एवर यू शुड गेट यू शुड डू दैट. आप उठें, जागें और जो आपके प्राप्त करने योग्य है उन सबको प्राप्त करें. इसके लिए आपको हमेशा सजग रहने की जरूरत है. इसके लिए आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहना चाहिए. इसके लिए आप हमेशा, हम पंजाबी में बोलते हैं खालसा तैयार बर तैयार. तो दिस मीन्स बेसिकली कि हम हमेशा तैयार हैं. तो खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करते रहना है. कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड काम हम करते रहें, इसकी तरफ पूरा जोर है. और ज़िंदगी में करने को बहुत कुछ है, ज़िंदगी में पढ़ने को बहुत कुछ है. आप जितना समझते हैं कि मैं जानता हूं, उससे न जाने कितने गुना, हजारों गुना आप अनजान हैं चीज़ों से. तो हमेशा वो इनक्विजिटनेस दिमाग में ज़रूर रहे आपकी. और जब वो इनक्विजिटनेस दिमाग में रहती है आपकी, तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ नया करें, कुछ ना कुछ नया सीखें. और सीखने की, करने की उम्र कुछ नहीं है. इस बात पर आप पूरा यकीन रखें. तो आप इतना सब कुछ, मतलब स्कूल टाइम से ही, कि स्पोर्ट्स में भी हैं, लिटरेचर में भी आपका इंटरेस्ट है और पढ़ने में भी आप माशाल्लाह मतलब टॉप स्टूडेंट रहे हैं. तो ये इतना सब कुछ कैसे कर पाते थे? समय की मैनेजमेंट थी, किस चीज़ की मैनेजमेंट थी, कैसे थी? तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हर आदमी के पास 24 घंटे हैं. बात टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा मैं हमेशा बोलता हूँ एनर्जी मैनेजमेंट की है, कि आप कितना अपने आप को एनर्जेटिक रख पाते हैं. और एनर्जी इज नॉट एज मच a matter of what you eat, what you do. It's a matter of what you think. ये आपकी एक मानसिक अवस्था है, ये एक माइंडसेट है. एनर्जी आपके माइंडसेट से पैदा होती है. ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें. और स्पेशली हमारे आसपास हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने शरीर की तरफ पूरा ध्यान नहीं देते. हमारा यही तो मशीन है, यही हमारा टूल है. इसके लिए इसको स्वस्थ रखना, इसको साफ रखना बहुत बहुत ज़रूरी है. अच्छा खाना, अच्छा व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है. शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो. आजकल हम लोग सब मेंटल हेल्थ की बात करने लगे हैं. मैंने बहुत साल पहले कपिल देव का एक इंटरव्यू सुना कि आजकल के बच्चे कहते हैं कि फटीग हो जाती है,
तो फटीग हो जाती है तो मत खेलो। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखो, अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रखो, क्योंकि यही आपका शरीर एक मंदिर है आपकी तरह आपके लिए, जिससे आपको सारे काम करने हैं। तो यू शुड ऑलवेज कीप योरसेल्फ। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। मेरा मानना यह है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि ईश्वर ने हमको जो मानव शरीर दिया है एक उद्देश्य के लिए दिया है, उसमें खोने के लिए हमारे पास समय नहीं है। मैं इसीलिए वही बात रिपीट करता हूं कि जिंदगी जीनी है या जिंदगी काटनी है। जी, तो अब धीरे धीरे सफ़र थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कॉलेज से आपने सीए कंप्लीट किया, उसके बाद में फिर हाउ यू गॉट इंट्रोड्यूस टू हीरो ग्रुप, और अब हीरो की कहानी थोड़ा शुरू करते हैं। और मैं कहता हूँ कि हीरो की कहानी में आप भी एक हीरो हैं, और हीरो की कहानी एक फिनिक्स की स्टोरी की तरह होती है, इट राइजेस फ्रॉम इट्स ओन एशेस। तो उसमें उतार चढ़ाव सब आता है, मतलब समय के हिसाब से। तो अब हीरो से आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, हाउ यू गॉट इनटू हीरो, तो उस स्टोरी की तरफ चलते हैं। सीए करने के बाद मेरा जो पहला जॉब था वो आगरा में ही एक ऊषा फैंस की फैक्ट्री होती थी, जे इंजीनियरिंग। वहाँ से मेरी सफ़र की शुरुआत हुई, बहुत थोड़े वक्त के लिए, 4-5 महीने के लिए। उसके बाद मुझे एक मौका मिला कि मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकूं और लुधियाना में जाकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकूं। आगरा इंडस्ट्रियल टाउन शुरू से नहीं रहा, इसलिए वो आगरा छोड़कर मैं लुधियाना आया, और लुधियाना में हीरो साइकिल से मेरा परिचय हुआ और वहाँ मैंने शुरू किया। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट I got introduced to Mr. Sunil Munjal, and he gave me an opportunity to work with the Hero Group. और उस वक्त हालांकि मेरे सफ़र की, प्रोफेशनल सफ़र की शुरुआत थी, ईश्वर की कृपा रही कि बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया। लुधियाना के जो टॉप क्लाइंट्स हैं उनके साथ काम किया, हीरो ग्रुप के साथ काम किया, हीरो ग्रुप की बाकी कंपनीज थीं लुधियाना में, उनके साथ काम किया। एयरटेल की पेरेंट कंपनी भारती के साथ काम, भारती टेलीकॉम के साथ काम किया। एज अ सीए मतलब? यस, एज सो आई वाज वर्किंग एज एन एक्सटर्नल पर्सन, यू नो, सो आई वाज एज अ कंसल्टेंट, यू नो। थापर ग्रुप के साथ काम किया, कुछ एक मेरे पार्टनर भी थे जिनके साथ मैंने काम किया। तो मौका ये मिला कि शुरुआत से बहुत अच्छी कंपनीज, अच्छे सिस्टम्स और अच्छे लोगों के साथ पाला पड़ा। 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं हीरो में एज एन एम्प्लॉई काम कर सकूं। चूँकि मैंने बहुत नज़दीक से उन सबको देखा था, तो जो बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी वो उनका वैल्यू सिस्टम था। हीरो का वैल्यू सिस्टम क्या है, और ये बात बड़े सालों बाद जब मिस्टर सुनील मुंजाल, हमारे चेयरमैन सर, उन्होंने किताब लिखी द मेकिंग ऑफ हीरो, जिसका आपने जिक्र भी किया, उसमें उन्होंने एक स्पेसिफिक चैप्टर लिखा द मुंजाल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। मुंजाल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें उन्होंने बताया कि क्या वैल्यू है, हीरो ग्रुप की क्या वैल्यूज़ रही हैं, हीरो फैमिली की क्या वैल्यूज़ रही हैं। और एज अ लार्जर हीरो फैमिली आई वॉज वेरी लकी टू इम्बाइब सम ऑफ दोज वैल्यूज़ एंड लिव दोज वैल्यूज़। और मेरे व्यक्तित्व को बनाने में उन वैल्यूज़ ने बहुत बड़ा योगदान दिया। क्या थी वो वैल्यूज़? सबसे पहले वो बात करते थे ऑन क्वालिटी एंड एक्सीलेंस। चाहे वो शॉप फ्लोर की बात करें, हम शॉप फ्लोर के अंदर क्वालिटी और एक्सीलेंस हैज़ टू कम ऑन टॉप। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात का मैं जिक्र करता हूँ, जो किताब में भी उसका जिक्र हुआ। हीरो ग्रुप होंडा के साथ पार्टनरशिप की कोशिश कर रहा था। बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया। तो होंडा की एक टीम हीरो साइकिल में आई और उन्होंने देखा कि हम जिस तरह से कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं
वो बड़े आश्चर्यचकित हुए उस बात से, और उन्होंने कहा कि ये आप जो प्रैक्टिसेस कुछ कर रहे हैं, ये तो जापान में हमने सिर्फ 1 साल पहले शुरू किया है, और आप कब से कर रहे हैं? तो हमने कहा ये तो हम बड़े सालों से, दसियों साल से कर रहे हैं। और वो प्रैक्टिस क्या थी? दुनिया उसको जानती है JIT के नाम से, जिट और जिस, जस्ट इन टाइम और जस्ट इन सीक्वेंस के नाम से, जिसमें बेसिक ये है कि हमारा टाइम टू फीड प्रोडक्शन मिनिमाइज हो सके, हमको स्टॉक कम से कम रखना पड़े, तो वहाँ हम एफिशिएंसी लाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा ये आप जेट 10 साल से कर रहे हैं, ये तो अभी इन्वेंट ही पिछले साल हुआ है। तो हमने कहा भाई ये हमारी कोशिश ये होती थी कि हीरो साइकिल में दिन में कई बार वेंडर्स अपना मटेरियल लेके आते थे और सीधे डायरेक्टली प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर देते थे। देयर वाज नो नीड टू गो थ्रू अ क्वालिटी डिपार्टमेंट, देयर वाज नो क्वालिटी डिपार्टमेंट पर से, बिकॉज हम वो क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स हमने यूज़ किए हुए थे वेंडर के एंड पर, ताकि वहाँ से जो आपके पास माल आए वो क्वालिटेटिव माल ही आए। ऑलरेडी फिल्टर हो चुका था, वो क्वालिटी चेक वहीं था, क्वालिटी चेक वहीं हो गया। तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास जो कन्वर्जन टाइम है वो बहुत कम हो गया, और टाइम कॉस्ट है। उसका एक और फ़ायदा होता था कि हीरो साइकिल में फिनिश गुड्स स्टॉक कभी नहीं रहा। उसका फिनिश गुड्स स्टॉक का गोडाउन ही नहीं था, कोई जगह ही नहीं थी। कमाल की बात है। माल बना और हमने ट्रकों के ऊपर सीधे लाद दिया। इनफैक्ट एक और मुझे बात, बड़ी रिलेटेड बात है इसमें याद आती है। हम लोग डाइमलर से बात कर रहे थे, मर्सिडीज़ से बात कर रहे थे, और वहाँ हमने कहा कि हम नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के ऊपर काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था उन लोगों के लिए। दुनिया भर में ऐसी बहुत कम कंपनीज थी जो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के ऊपर काम करती थी। तो जब हम मर्सिडीज से बात करने गए तो उस वक्त हीरो साइकिल और हीरो होंडा, उस वक्त हीरो होंडा ही थी, आज जो हीरो मोटोकॉर्प है, ये दोनों नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के ऊपर काम करते थे। तो हमने उनको प्रेजेंटेशन दिया कि हम नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होती है। मतलब उनको आइडिया ही नहीं था कि नेगेटिव, आइडिया नहीं था, दे नेवर बिलीव्ड कि ये इस तरह भी काम होता है। तो दिस इज समथिंग विच वॉज वेरी स्ट्रेंज फॉर अस। तो हम जापानीज ने हमको जब बोला उस वक्त, तो उन्होंने कहा ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है आपकी, ये नेक्स्ट प्रैक्टिस है। तो जो अगले 10 साल में आने वाली है वो आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हीरो का फोकस क्वालिटी और एक्सेलेंस के ऊपर बहुत शुरू से रहा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, प्रोडक्ट इनोवेशन और लीडरशिप। लीडरशिप में हमारा माइंडसेट बहुत क्लियर है कि हम जब कोई काम करते हैं, कोई कंपनी करते हैं, वी वांट टू बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हीरो ग्रुप की 5 या 6 कंपनीज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड रहीं, जिसमें हीरो साइकिल थी, हीरो मोटोकॉर्प है, और बड़े सालों से उन्होंने वो मुकाम बरकरार रखा हुआ है। ये कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी होती है। मतलब दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड दैट कि कहीं पहुंचना भी मुश्किल है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पे कंसिस्टेंटली उसको मेंटेन करना। मतलब हम रियल एस्टेट में हैं तो आप शुरुआत में कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हो, लेकिन 10 साल बाद भी वो प्रोडक्ट वैसा का वैसा ही दिखता है। वो एक अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, डॉन्टिंग टास्क है। वो आपका तभी होता है जब आपके लिए कमिटमेंट, आपके दिमाग में वो कमिटमेंट है कस्टमर के लिए, कमिटमेंट है प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए। हमारे प्रोडक्ट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं होती हैं जो हम नहीं बताते। हम उसको फंक्शनैलिटी की तरह से देखते हैं कि जो एंड यूज़र उसको इस्तेमाल करेगा उसके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के बहुत सारे इनोवेशन हमने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर किए। इसके बाद जो हीरो के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा रही, मेरी नज़र में वो नंबर 1 है, दैट इज़ पीपल एंड रिलेशनशिप। और ये बात हीरो ग्रुप के लिए लोग मानते थे। ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा फैक्टर था
कि अपने लोगों के लिए, चाहे वो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे अपना इकोसिस्टम है, मतलब कस्टमर्स हैं या वेंडर्स हैं, हमेशा सबके साथ हम खड़े रहे। मैं फिर किताब पर लौट के आता हूँ। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल किताब में दिया कि हमारे कस्टमर को हमने कुछ सामान भेजा, और जब हम कस्टमर को सामान भेजते थे, इट वॉज ऑलरेडी प्रीपेड, बिकॉज वो एडवांस पहले आता था और उसके बाद कस्टमर के पास माल जाता था। और कस्टमर जब मेरे फैक्ट्री से माल निकल गया तो वो कस्टमर की प्रॉपर्टी थी। इस तरह की टेक्निकल टर्म्स होती हैं कि फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन फैक्ट्री एट्सेट्रा। तो उसमें ये था कि मेरे पास से निकला तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, और अनफॉर्चुनेटली वो नष्ट हो गई, और उसको बहुत तकलीफ हुई कस्टमर को, बिकॉज कस्टमर हैड पेड बट ही डिड नॉट गेट इट। You mean the vendor? हाँ, न कस्टमर ने मेरे को पेमेंट किया, मैंने माल भेजा और माल रास्ते में जल गया या नष्ट हो गया किसी तरह से। हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूटर था। मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूटर ही कस्टमर है, एंड कस्टमर तो रिटेल कस्टमर तो हो गया ना बाद में। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, करेक्ट, यस। तो इट वॉज B2B2C। तो जब पता लगा हमको कि ऐसा हुआ है, तो हीरो साइकिल ने वो सारा का सारा माल दोबारा भेज दिया विदाउट टेलिंग हिम। एक और इंसिडेंट है इसी तरह से, जब उसके यहाँ चोरी हो गई, किसी कस्टमर के यहाँ चोरी हो गई, तो उनको फ़ोन किया तो वो डीलर रो रहा था कि बहुत बड़ी चोरी हो गई, मेरा सब कुछ, ऐसे कुछ नहीं हुआ, देखो तुम्हारे पास माल आ रहा है। ये बहुत छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये बातें कस्टमर के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी हैं, और यही पता लगता है कि कोई एक बिजनेस ग्रुप कस्टमर सेंट्रिक है या नहीं है। तो ये कस्टमर सेंट्रिसिटी एक बहुत बड़ा अगला वो रहा। वेंडर्स के साथ भी इसी तरह का व्यवहार। वेंडर्स को हमने वो एक पूरा इकोसिस्टम बाइसिकल के लिए बनाया लुधियाना में, जिसकी स्टडी भी बाद में वर्ल्ड बैंक ने की, INSEAD इंस्टीट्यूट ने उसकी स्टडी की कि किस तरह से एंसिलराइजेशन इस तरह से बन सकता है और वो एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है। इसी तरह से हरिद्वार में भी हमने एक इसी तरह से इकोसिस्टम बनाया। तो वो हमारा कमिटमेंट हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे वेंडर्स के लिए, हमारे कस्टमर के लिए और हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए रहा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो वैल्यू मैंने सीखी उनसे, वो बात की सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी आज के ज़माने में एक फैशनेबल वर्ड हो गया है। आजकल हम ESG की बातें बहुत करते हैं। ESG एक बज़वर्ड बन गया है, और सच ये है कि अब मेरी नज़र में काफ़ी ज़रूरी चीज़ है ESG, स्पेशली एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें। जिस तरह से हम चारों तरफ देखते हैं अपने एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा कमिटमेंट, हीरो का कमिटमेंट एनवायरनमेंट के लिए शुरू से रहा। चाहे वो हीरो साइकिल का लुधियाना में शॉप फ्लोर हो, वहाँ किस तरह से हम कोशिश करते थे कि शॉप फ्लोर सुखद, सुंदर, देखने में अच्छा, खुशनुमा हो, वहाँ वेजिटेशन हो, और इस तरह की चीज़ें। मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ, 90s की बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, बहुत वाइडली नो नहीं थे। एक और बात का जिक्र किताब में किया गया कि हमने जब हीरो होंडा की फैक्ट्री लगाई दारूहेड़ा में, तो उसमें हमने ध्यान रखा कि जो वेस्ट ट्रीटमेंट होगा, वो हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया। ट्रीटमेंट प्लांट का भी उस ज़माने में कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट वो सिर्फ दिखाने के लिए लोग किया करते थे, बहुत सेंसिटिविटी उसके बारे में नहीं थी। लेकिन हमने एक फुल फ्लैजेड ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, और उसके बाद जो हमारा ट्रीटेड वाटर था, चेयरमैन सर डॉक्टर बृजमोहन लाल मुंजाल, सुनील जी के फादर, वो वहाँ गए और उन्होंने जो ट्रीटेड वाटर निकल के आया था उसमें से एक गिलास भर के पानी और पी लिया।
जापानीज उनके साथ थे, वो देख के दंग रह गए। ये बात कितनी ज़रूरी थी, ये लोगों को देख के समझ में आया कि हमारा कमिटमेंट इसके लिए सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं है, ये एक्चुअल कमिटमेंट है। मैं कभी भी आके इस तरह से कर सकता हूँ। तो देन पूरा वाइड स्प्रेड मैसेज गया दैट क्वालिटी ऑफ दिस ट्रीटमेंट प्लांट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो वो सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारा एक्चुअली इफ़ यू रियली लुक एट इट, सस्टेनेबिलिटी से बड़ा पुराना नाता रहा है। भारतीय संस्कृति की हम बात करें, हम 10,000 साल पहले चले जाएं तो हम बात करते थे ESG में आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट नेम, गुरु नानक देव जी ने कहा, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन, पानी और धरती, इन तीनों की हम बात करते हैं। या हम सोशल ESG के अंदर एक एनवायरनमेंटल, सोशल, और हम बात करते हैं गवर्नेंस की। सोशल में हम हर रोज़ ये श्लोक पढ़ते हैं अपनी पूजा में, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। या हम कहते हैं अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, वन अर्थ वन फैमिली। गवर्नेंस की हम बात करते हैं बड़ी, और ये बात मैंने कुछ वक्त पहले किसी एक सम्मेलन में कही तो बड़े आश्चर्यजनक लगी बात लोगों को कि मैं उनको इतने साल पीछे ले जा रहा हूँ। गवर्नेंस में चंद्रगुप्त के वक्त पे चाणक्य ने अपनी जो ट्रीटाइज लिखा है अर्थशास्त्र के ऊपर, उसमें इसे बलिषट भागम उद्धृत्य प्रपस्या रक्षितः प्रजा, कि आप मुझे अपनी इनकम का 1/6 भाग यानी 16% दीजिए और इसके बदले में राजा आपकी रक्षा करेगा। ये गवर्नेंस का एक मॉडल है। और उसमें इसके अलावा बहुत सारे गवर्नेंस के मॉडल दिए गए। तो ये हमारी एक परंपरा रही है, उन परंपराओं को हमने जिया है। हीरो साइकिल और हीरो ग्रुप में जब मैंने काम किया तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और इन सब की वजह से मैं इतने साल से मेरा हीरो ग्रुप से नाता रहा। These were the values which kind of attracted you towards Hero, and it kept you hooked with Hero. इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई टेल यू नो, कि जब मैं डाइमलर में गया, मर्सिडीज बेंज, अपने भारत बेंज, हाँ, वो स्टोरी थोड़ा सा आप हल्का सा और डिटेल में बताइए कि कैसे, मतलब डाइमलर वाली स्टोरी थी एंड देन दे आस्क्ड यू टू स्टे बैक विद डाइमलर। सो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, कि हम ग्रोथ स्टोरी देख रहे थे कि अगला ग्रोथ कहाँ किया जाए। हमने कुछ ग्रीनफील्ड कंपनीज़, उस वक्त हीरो होंडा आता था, हीरो होंडा के लिए लगाई हमने। उसके बाद अगला क्या प्रोडक्ट हो, उसमें हमने ट्रक, एक बड़ा अच्छा हमको एक ऑप्शन मिला जिसको हमने देखा, और ट्रक में द बेस्ट ब्रांड वाज मर्सिडीज़, तो डाइमलर वाज द वर्स्ट ब्रांड। तो हमारा वो डिस्कशन डाइमलर के साथ शुरू हुआ और हमारा एक जॉइंट वेंचर उनके साथ हो गया, और जॉइंट वेंचर के लिए देन आई मूव टू चेन्नई, और हमने जाकर वो, आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट फर्स्ट टीम विच started Bharat Benz. In fact, I was employee number 1 for Bharat Benz, and this is something which was a proud feeling, for me. Hero had confidence on me to send me to launch that product, to launch that project along with the Daimler team. और बरसों बाद जब, और इनफैक्ट वहाँ क्या हुआ कि वहाँ मुझे नॉर्मली लोग जोगिंदर सिंह के नाम से कम जानते थे, और दे वुड इवन दी CEO यूज्ड टू कॉल मी हीरो, प्लीज़ कॉल हीरो। तो वो हीरो का जो एक तमगा मेरे साथ लगा, एंड आई वेरी प्राउडली वेयर दैट, आई एम वेरी
proud to really carry those values, and those values are which have given shape to a man like me and my personality. तो फिर how the idea of getting into real estate, now I will come back to my favorite topic because this is what I have been doing till now in my life. तो मेरी शुरुआत तो रियल एस्टेट से ही हुई थी कॉलेज के बाद में, तो यही मेरी फेवरेट टॉपिक है, ये मेरा टेरेन है. तो आप रियल एस्टेट में हीरो ने कैसे ये आइडिया आया, किस सोच के साथ में हीरो ने एंट्री करने की सोची रियल एस्टेट में? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? So this was more like serendipity, I would say. You know, it was not. Sorry. Hero Honda was setting up a plant in Haridwar. उस वक्त कुछ टैक्स कंसेशंस और एक्साइज ड्यूटी कंसेशंस हरिद्वार में प्लांट लगाने के लिए मिले हमको. तो हरिद्वार में हीरो होंडा ने एक्सपेंशन करने के लिए प्लान किया. और जब हीरो होंडा जैसी कंपनी एक्सपेंशन के लिए गई तो उसमें ये बड़ा क्लियर था कि उसके साथ साथ एक इकोसिस्टम तैयार करना ज़रूरी है, एक एंसिलराइजेशन करना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ताकि उस प्लांट को फीड करने के लिए अगर मैं गुड़गांव से हरियाणा से कुछ माल बेचता हूँ तो उसके लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हो जाएगी, एंड देन द पर्पस ऑफ हैविंग अ प्लांट एट अ डिफरेंट प्लेस विल गेट डिफीटेड. सो देयरफॉर वहाँ एंसिलराइजेशन की ज़रूरत थी. तो उसमें हमने कहा कि अच्छा ठीक है, तो वी स्टार्टेड विद सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क्स. तो हमने वहाँ इंडस्ट्रियल पार्क्स कुछ डेवलप की और तकरीबन 250 के लगभग वेंडर्स ने अपनी फैक्ट्रीज़ वहाँ खोली जो हरिद्वार फैक्ट्री को फीड करने लगी. जब इंडस्ट्रियल पार्क्स हो गई और इंडस्ट्रियल बसावट हो गई तो उसमें ज़रूरी था कि वहाँ के जो लोग आ रहे हैं उनको रहने के लिए कुछ जगह भी चाहिए. हमने हर तरह का वहाँ एक मिडिल मैनेजमेंट के लिए, टॉप मैनेजमेंट के लिए और स्पेशली वर्कर्स और सुपरवाइजर्स के लिए हर तरह की प्रॉपर्टी वहाँ डेवलप की. तो हरिद्वार में से हमने ये काम शुरू किया. हरिद्वार में हमारा लगभग 800 एकड़ का डेवलपमेंट है, लगभग डिलीवर्ड है. और जब ये हुआ तो उसमें हमने सोचा कि इसको हम और कुछ जगह भी ले जा सकते हैं. तो हमने उसके बाद लुधियाना में लॉन्च किया जो हमारा होम टाउन था, फिर मोहाली में लॉन्च किया. इन प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया. मोहाली में ऑलमोस्ट 100% ऑफ द सेल्स वाज एंड कंज्यूमर ड्रिवन, विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. और उसके बाद हमने फिर गुड़गांव में एनसीआर में अपना पहला कदम रखा. एक प्रोजेक्ट हमने अभी कंप्लीशन के मुहाने पे है. इनफैक्ट फ़ेज़ 1 का ओसी हमको अभी इसी हफ्ते मिला है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. चलिए, ये अच्छी न्यूज़ है. मैं बीच में थोड़ा सा जो है लोगों को बता देता हूँ. बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी था कि हीरो होम्स सेक्टर 104 का ओसी कब आएगा. तो हीरो होम्स सेक्टर 104 का ओसी रिसीव हो चुका है, बट अभी मार्केट में न्यूज़ थोड़े से दिन में जो है वो धीरे धीरे डाइवर्ज हो जाएगी प्रॉपर्ली. तो जी, अब हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से लोगों को हैंडओवर की तैयारी की शुरुआत हमारी है. इसके बाद हमने एक सेक्टर 85 के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट किया, एक सोनीपत में प्लॉटेड डेवलपमेंट किया, और अब हम सेक्टर 104 में एक बहुत ही शानदार लोकेशन के साथ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं. और इस बार हमने उसकी कैटेगरी भी थोड़ी बदली है. अभी तक हमारा फोकस था अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर, अफोर्डेबल प्लस कैटेगरी के अंदर, मिड सेगमेंट था. और हम चाहते थे कि हम वैल्यू होम्स दें लोगों को, जहां उनको हम वो फैसिलिटीज़ दें जो उनको ज़्यादा महंगे घरों में मिलती हैं. और अब हम एक कैटेगरी में हम ऊपर मूव किए हैं और हम चाहते हैं कि हम प्रीमियम प्लस
लग्जरी मूवमेंट सेगमेंट के अंदर हम मूव करें। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लोकेशन बहुत शानदार है, द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन दैट आई कैन talk about. It's very close, minutes away from airport, very close to Delhi, and with the kind of development this is coming out, you know, हम सबको पता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे अगला गोल्फ कोर्स रोड बनने जा रहा है। ये बहुत अच्छा मौका है, ये बहुत अच्छा समय है जब सही वक्त के ऊपर हम इसमें निवेश करें। मैं सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि सब लोग इस मौके का फ़ायदा उठाएं। बहुत अच्छे दामों के ऊपर हमने, बहुत ही अट्रैक्टिव दामों के ऊपर इसको लॉन्च करने का बात सोचा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ हम इसमें बहुत कुछ देंगे। एक 5 स्टार लिविंग की फीलिंग देंगे, अमेनिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, इसका क्लब बहुत अच्छा है, इसके अंदर बाकी अमेनिटीज़। वी वांट पीपल टू रियली फील वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी elite living kind of an experience would be given. यस सर, मैंने सुना है कि जो आप नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ कॉन्टेम्पररी डिज़ाइन एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर एंड विक्टोरियन आर्किटेक्चर, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैट यू आर प्लानिंग टू एग्जीक्यूट। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है जो हम पहली बार लेकर आ रहे हैं। ये आपका घर है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर आपकी भी स्टैम्प हो, योर पर्सनल स्टैम्प। तो इसके लिए हमने बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए हैं। आपको कंटेम्प्रेरी स्टाइल पसंद है, या आपको इंडियन स्टाइल पसंद है, या आपको यूरोपियन विक्टोरियन स्टाइल पसंद है, आप उसमें से चूज़ कीजिए और जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको इंटीरियर करके दिया जाएगा। वो इंटीरियर के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, इंटीरियर में भी ऑप्शन है? मुझे लगा था सिर्फ एक्सटर्नल जो फसाड है वो ही यूरोपियन स्टाइल है, तो आप अंदर में भी उसमें चेंजेस दे रहे हैं। एक्सटर्नल फसाड इज़ बेसिकली इंस्पायर्ड बाय द विक्टोरियन स्टाइल, दैट इज़ ट्रू, बट हम सिर्फ फसाड की ही बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि घर के अंदर भी आप के ऊपर पर्सनल स्टैम्प हो, और आपको हम ऐसा कर दें जो आपके पास चॉइस हो कि वो रेडी टू मूव हो जाए। उसमें जो आपकी हैसल्स हैं घर को तैयार करने में, वो भी मिनिमाइज़ हो जाएं। हम चाहते ये हैं, और वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा कि आप अपना सूटकेस उठा कर लाइए और प्लग एंड प्ले हाउस के अंदर रहना शुरू कीजिए। विच इज़ वेरी डिफरेंट, एंड आई थिंक यही जो है अब धीरे धीरे जो आप बात बता रहे हैं, इससे मुझे लग रहा है कि मार्केट धीरे धीरे सिंगापुर और जो दुबई है जहाँ पे फुली फर्निश्ड हाउसेज मिलते हैं लोगों को, तो धीरे इंडियन रियल एस्टेट मार्केट इज़ मूविंग टुवर्ड्स दैट ट्रेंड ओनली। एब्सोल्युटली, एंड दैट इज़ वेयर दिस इज़ कमिंग। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, और जहाँ ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ भी बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल हैं। We are giving you 9 options to work on. So you have a great choice. In fact, 10 options to choose from. हालांकि मुझे तो यकीन है, बिकॉज हीरो ग्रुप ने जो है एक्सेल किया है हर प्रोसेस में, हर एक चीज़ में। बट आपको नहीं लगता कि हर आदमी के हिसाब से डिफरेंट स्टाइल बनाना एक काफ़ी डॉन्टिंग टास्क है, काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है? बट आई एम श्योर हीरो ग्रुप is a master of standardization and process driven company. So I always say problems are complex, solutions are simple. There are solutions to the thought, and we have given you options. Once you would see the options, the customers would see the options, they would be happy and they would have a choice. They can choose and we can give that additional service to them. Great. अच्छा, एक सवाल और आ रहा था मेरे मन में कि आई नो हीरो इज़ अ पायनियर इन एवरी इंडस्ट्री दैट इट इज़, वेदर इट इज़ ऑटोमोटिव और कॉर्पोरेट सर्विसेज और वट एवर बिजनेस इट इज़ इन, बट रियल एस्टेट जो है थोड़ा सा अलग टाइप का बिजनेस है। ये जोग्राफिकल बिजनेस भी है, और जो रीजनल प्लेयर्स होते हैं या प्लेयर्स जो कि जिनकी कोर कॉम्पिटेंस ही रियल एस्टेट है, आई कांट नेम एवरीबडी बट यू कैन अंडरस्टैंड कि देर आर पीपल जो करते ही रियल एस्टेट हैं, तो आप उनसे कैसे compete करेंगे, उनसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अपने आप को? इस दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो बिजनेस प्रिंसिपल्स से अलग है। हीरो ग्रुप में भी हमने, हीरो एंटरप्राइज में हमने बहुत सारे अलग अलग तरह के बिजनेस किए हैं। हमारे पास स्टील फैक्ट्री है,
हम इंश्योरेंस ब्रोकिंग चलाते हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज में से एक, इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनीज में से एक है। रियल एस्टेट है। तो बड़े हेट्रोजीनियस बिजनेसेस हैं। हमने बहुत इस तरह के बिजनेसेस किए हैं, बाकी अलग पार्ट्स ऑफ द हीरो ग्रुप ऑल्सो। Basic fundamentals remain same. The customer has to be in the center of all your endeavors. If you understand the customer, if you understand what the customer wants, you can deliver. And we are very proud that we understand customer. इसके अलावा स्पेशली हम जब रियल एस्टेट की बात करते हैं, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, लास्ट फ्यू ईयर्स एक्चुअली, that there has to be some people with the trusted name who should come in this industry and make this industry a little more cleaner, a little more organized, a little more arranged in a way. तो हम चाहते हैं कि हम कस्टमर सेंट्रिक होके और काम करें, और इसके अंदर जो कुरीतियाँ कुछ आई हैं उन कुरीतियों को भी दूर करें। हमारे लिए कस्टमर हमेशा सर्वोपरि है, और कस्टमर के लिए हम जो बेहतर कर सकते हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, हमने उनको अच्छे दामों पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की है, सो दैट दे कैन रियली फील द कंफर्ट। व्हेन यू से कस्टमर इज़ द किंग, वी रियली मीन इट। ग्रेट। एक और थोड़ा कड़ा सवाल पूछूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छे सवाल और कड़े सवाल दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरा ये है कि जैसे अब तक हीरो ने जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो भी डिलीवरी दी हैं, या जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, वो मेजरली मिड सेगमेंट या अफोर्डेबल सेगमेंट में है। ये नया जो प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, ये सुपर लग्जरी कैटेगरी में आप लॉन्च कर रहे हो, लोकेशन ही नहीं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी। तो आपको नहीं लगता कि एक जो ब्रांड इमेज एसोसिएट हो जाती है एक मिड सेगमेंट के साथ में, उससे कोई चैलेंज आएगा? या फिर लग्जरी सेगमेंट में आप ऐसे क्या अलग प्रयास कर रहे हो जिससे कि यू कैन ब्रेक दैट काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप दैट समटाइम्स कम्स विद ब्रांडिंग लाइक दिस? कुछ वक्त पहले एक किताब आई थी HDFC 2.0, उसमें एक बात कही गई that you should disrupt yourself. If you do not disrupt, somebody will come and disrupt you. तो ऐसा हमने देखा कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। लग्जरी इज अ माइंडसेट। हमको देखना है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उस सेगमेंट के कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या हमारी सोच वहाँ है कि नहीं है। और अब जो मार्केट है, वी हैव एक्चुअली केटर टू एवरी। हमने वर्कर्स के लिए भी घर बनाए, तो उनको जो रिक्वायरमेंट है वो आज भी हरिद्वार में 10 से 12 लाख में वो घर अवेलेबल है। हमने मिड सेगमेंट के लिए घर बनाए, वो एक ज़रूरत थी, इस देश को ज़रूरत थी कि उस सेगमेंट को क्वालिटी घर दिए जाएं, वो हमने दिए। और अब ज़रूरत है कि हम एक नॉच ऊपर जाएं, तो हमारे लिए ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। और कोई पास्ट में कोई किसी भी अलग बिजनेस में आपने ऐसा किया है कि पहले आप एक अलग सेगमेंट को केटर कर रहे थे और एकदम से जंप करके आपने कोई बड़े सेगमेंट में कुछ किया? मोटरसाइकिल में हमने किया, बाइसिकल में हमने किया। बाइसिकल में हम रोडस्टर बनाते थे, उसके बाद हमने स्पेशल बाइक्स बनाई, जो स्पोर्ट्स बाइक्स बनाई। सिमिलरली मोटरसाइकिल के अंदर भी हमने हाई एंड मोटर बाइक्स बनाई। तो ये मेरी नज़र में एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, और हमारा मानना ये है कि बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस रिमेन सेम। इफ़ यू अंडरस्टैंड योर कस्टमर, you go and find your market and then work according to that. So now what are Hero Realties and Hero Homes plans
for next 5 to 10 years or maybe 25 years, because a corporation like Hero, they never plan for 5 to 10 years, they plan for next 25 years. So what can we see in future? I mean, we started in 1956, so you can understand, how much time has already, we have been there. And this is a legacy that we have to carry. रियल एस्टेट की हम स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे पहले तो हम लोगों का रियल एस्टेट के अंदर देर आर अ फ्यू फिलोसफीज दैट वी वांट टू क्रिएट. हम बात करते हैं हमेशा क्रिएटिविटी की. जो हम घर बनाते हैं उसके अंदर इनोवेटिव थॉट्स डाल के, क्रिएटिव थॉट्स के साथ फंक्शनैलिटी हम दें, और वो फंक्शनैलिटी डिज़ाइन के अंदर हो. तो घर देखने में ना सुंदर लगे, यूज़ करने में भी उतना ही, इस्तेमाल करने में भी उतना ही अच्छा यूज़फुल रहे. दूसरी बात, हम बात करते हैं कम्युनिटी को एक साथ लाने की. ये हमारे कोर वैल्यूज़ में से एक है जो हम हीरो रियलिटी के लिए हमारी बिल्डिंग फ़िलॉसफी से मेल खाती है. हम हमेशा अपने प्रोडक्ट्स में बात करते हैं फिटनेस की. तो वो स्पेसेस दिए जाएं जहां फिटनेस कैन एक्चुअली बी प्रैक्टिस्ड. वी try and give those places, those facilities where this can be achieved. And we talk about sustainability. हर जगह हम कोशिश करते हैं कि सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बने. ये हमारी फिलॉसफी इसके अंदर रही है. हमारी अब हम लोग फिलहाल नॉर्थ इंडिया के अंदर और ज़्यादा एक्सपेंड करने जा रहे हैं. NCR में हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं विच आर बीइंग इवेल्युएटेड. बहुत जल्दी 2 प्रोजेक्ट और लॉन्च होंगे विच आर एक्सटेंशंस ऑफ द अर्लियर प्रोजेक्ट्स. वन इन मोहाली विच कुड बी डन मे बी इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. अनदर वुड बी लुधियाना विच कुड बी इन अ फ्यू मंथ्स टाइम. देयर आर सम प्रोजेक्ट्स इन NCR दैट वी आर प्लानिंग टू लॉन्च इन अबाउट 5 to 6 months. There are some projects in Haridwar that we are planning to launch. There are some projects we are looking at, some other parts of on some religious centers also that we would announce soon. So हमारी कोशिश ये है कि हम इस जोग्राफी को एक्सपेंड करें. फ़िलहाल हम अपने आप को नॉर्थ इंडिया तक सीमित रखना चाहते हैं because we are here and we can control these operations. But in the long term, of course, we actually have, this business running even overseas. So which is something people do not understand, people are not aware. So we have some of the housing business in UK as well. So therefore, हमारी ये परंपरा रही है कि हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत कम बात करते हैं. तो हम डिफरेंट जोग्राफीज़ के अंदर भी करेंगे. ये वो बिज़नेस है जिसके ऊपर अगले आने वाले 10-15 सालों में, 20 सालों में हमारा फोकस काफ़ी रहने वाला है. इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, पूरा इन्वेस्ट करने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि अच्छे प्रोजेक्ट, हमारी कोशिश है कि हर साल 4 से 5 प्रोजेक्ट हम लॉन्च करें. अब थोड़ा सा कैंडिड कॉन्वर्सेशन पे भी आ जाता हूँ, क्योंकि कड़े सवाल भी हो गए, आपके जीवन के बारे में भी जान लिया. बट थोड़ा समराइज़ करने के लिए मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसी 4-5 बातें जो आपको लगता है कि यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे मैंने बताया कि आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, एंड यू आर डूइंग सो मैनी थिंग्स. यू आर डूइंग पोएट्री, यू आर राइटिंग बुक्स, you are delivering guest lectures at premier institutes in India like IIT, IIMs, ISB. तो इतना सब कुछ आप करते हैं. तो ये वो आपकी हीरो की भी जर्नी, आपकी पर्सनल जर्नी, और हीरो से जो आपने सीखा, तो कुछ आई नो मुश्किल है 4-5 बातों के अंदर समराइज़ करना, बट जो आपकी लाइफ लॉन्ग, अब पिछले 30 साल के 40 साल के एक्सपीरियंस में जो आपने सीखा है, उससे थोड़ा सा आप ज़रूर बताइए, ताकि सम अप करके लोगों को समझ में आए कि हमें ये 5 चीज़ें कर लेनी चाहिए. मेरा मानना ये पॉडकास्ट करने का यही मकसद है कि अगर मैं 5 लोगों के जीवन में 5% भी बदलाव ला सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो किसी भी पॉडकास्ट का जो लक्ष्य है वो कंप्लीट हो जाता है. तो उसी हिसाब से आप बताइएगा, और आपकी कुछ 5 या 6 फेवरेट बुक्स जो सबको पढ़नी चाहिए. तो ओवर टू यू.
आपने ठीक बात कही कि उसको सम अप करके मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे में हम बड़ी बात करें। एक सूत्र मैं अपने आप को देता हूँ, आई कॉल इट प्राइड, एंड प्राइड इज एन एक्रोनीम। जब हम लीड करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी लीड करना चाहते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ लीड करना चाहते हैं, ये 5 चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें। ये मेरे जीवन का एक सूत्र रहा है। इसमें से बहुत कुछ मैंने हीरो से सीखा और उन सब से कोशिश की है कि एक निचोड़ रखा जाए। प्राइड में P स्टैंड फॉर पैशन। आप पहचानें कि आपका पैशन क्या है और वही काम करें। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट नहीं हैं तो वो ना करें, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हमेशा याद रखें, मैं शायद तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, ज़िंदगी जीनी है या ज़िंदगी काटनी है। पैशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज रिस्पेक्ट। आई ऑलवेज से लीड विद लव। रिस्पेक्ट एवरीबडी। रिस्पेक्ट द पर्सन हु इज सर्विंग यू टी और हु इज क्लीनिंग योर टॉयलेट्स। आत्मवत् सर्वभूतेन पश्यति स पंडितः। जो अपने लिए आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी दूसरे से व्यवहार की, क्या वो व्यवहार आप उनके प्रति करते हैं कि नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट विल शो रिस्पेक्ट। तीसरी बड़ी चीज़ है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी हीरो की कोर फिलॉसफी है और ये नॉन कंप्रोमाइज टॉपिक है। इंटेग्रिटी का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इंटेग्रिटी नहीं है। इंटेग्रिटी आपकी अपने आप से है। इस वक्त जो काम आप कर रहे हैं, क्या आपका ध्यान पूरी तरह से 100% उस तरफ है कि नहीं? वो ईमानदारी मेरी नज़र में इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी वो है जब आप वो काम कर रहे हैं जब कोई और आपको नहीं देख रहा, वो इंटेग्रिटी है। फाइनेंशियल इंटेग्रिटी इज ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ इट। तो आपको इंटेग्रिटी में हमेशा रहना है। उसके बाद अगली चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एग्जीक्यूशन का। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे बहुत टैलेंटेड लोगों को अपनी ज़िंदगी वेस्ट करते देखा है जस्ट बिकॉज दे वर नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ इन देयर लाइफ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं ये किताब द मेकिंग ऑफ हीरो का अनुवाद हिंदी में कर रहा था, ये मैं बताना भूल गया था व्यूअर्स को कि द मेकिंग ऑफ हीरो, हीरो की कहानी जो है उसकी ट्रांसलेशन जो है वो सर ने ही की है जी। उस वक्त मैंने कहा कि इसको शुरू करना आसान है, बट कैसे मैं परसेवरेंस के साथ कंप्लीट करूं उसकी। तो उसके लिए डिसिप्लिन मैंने एक वक्त निर्धारित किया कि रोज़ रात 10 बजे से 12 बजे तक मैं इसके ट्रांसलेशन का काम करूंगा। वट एवर हैपन्स आई डिड नॉट मिस इवन अ सिंगल डे एंड आई कंप्लीटेड इन 3 months। अगर आप डिसिप्लिन है तो आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। आखिरी जो चीज़ है प्राइड की, ई यानी एंटरप्राइज। वो हिम्मत, वो बोल्डनेस, वो साहस हमेशा अपने आप में रखिए। नई चीज़ करने का, आगे बढ़ने का। फेलियर से मत डरिए। इन माई व्यू फेलिंग इज़ लाइक फॉलिंग। जब आप गिरते हैं तो क्या करते हैं? उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, आगे चल देते हैं। फेलिंग इज एग्जैक्टली लाइक दैट। येस, यू हैव टू लर्न टू इंश्योर दैट यू डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक अगेन। सो फेलिंग इज द लर्निंग यू हैव टू रियली। तो मेरी नज़र में ये एक निचोड़ है जो मैं जीवन सूत्र या जीवन दर्शन कहता हूँ इसको। हमेशा इसके सहारे अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। आपने और एक बात की, कुछ किताबों की। ऑब्वियसली द मेकिंग ऑफ हीरो इज़ वन बुक दैट शुड बी मस्ट बी रेड। इन माई व्यू इट्स अ मस्ट रीड। ये किसी एक परिवार की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि किस तरह से अदम्य साहस के बल पर
फर्श से अर्श पर पहुंचा जा सकता है। जब ये फैमिली, हीरो फैमिली पार्टीशन के बाद भारत में आई तो किसी के पास कुछ नहीं था। अपनी मेहनत, साहस और एंटरप्राइज के बलबूते पर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जहां 6 से 7 कंपनीज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनीज हैं। ये सीख लेने की ज़रूरत है। ये किताब एक हिस्ट्री दिखाती है हमको पूरे उस समय की, 1947 से लेके और अब तक की। इसके अलावा कुछ और किताबें हैं। एक और किताब मैं बहुत लोगों को रिकमेंड करता हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। प्लीज़ डू रीड दैट बुक, दैट विल शो यू हाउ शुड यू कंडक्ट योरसेल्फ, how can you maximize your own potential. And there are few other books depending upon what is your interest which could be done. 0 to 1 is for startups. 7 Habits of Highly Effective People is another one, you know. So there are a few books, you know, which I'm sure you should read, but आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. Being a voracious reader is a very, very good habit. That is what keeps you always on your toes. It teaches you every day a new things. It makes sure that you are never alone in your life. तो अब जो है मैं ये कहूँगा कि विराम तो नहीं, एक अल्प विराम लगाना चाहूँगा आज की इस कॉन्वर्सेशन पे। और मुझे लगता है कि आपके साथ शायद 1 या 2 और पॉडकास्ट लगेंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी और डीपर जर्नी, आपके और लर्निंग्स, जिसके लिए मैं आपको दोबारा ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा आने के लिए, अपना समय देने के लिए। बट आज के लिए थोड़ा अल्प विराम लगा देते हैं। इट वॉज अ फैंटेस्टिक कॉन्वर्जेसन एंड आई होप एवरीबडी वुड लर्न फ्रॉम यू। एंड कोई भी नई चीज़ हो उसके लिए लोग और प्रोत्साहित हों, आपसे कुछ सीखें। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, तो लोगों को पर्सनली भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आई नो हाउ यू विल मैनेज दैट टाइम परफेक्टली, तो वो आपसे भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सवाल हैं, जो अच्छे सवाल हों, उनको इकट्ठे करके आप अपने प्रोफाइल पे भी डालिएगा, ताकि ये सवाल सबको मदद करे, जैसे आपके प्रोफाइल पे जब भी कोई विजिट करे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई हो, हमारा कंटेंट पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को पुश करना ना भूलिएगा। और अगर आपको भी ऐसा लगा कि समय बहुत है अब, और ये पॉडकास्ट देखने के बाद में आपके जीवन में बदलाव आएगा या आपने कुछ चेंज महसूस किया, तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई सवाल हैं ऐसे जो आप सर से पूछना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं उनसे पर्सनली वो 5-6 सवाल जब इकट्ठे हो जाएंगे उनको भेज दूंगा, और उनके जवाब जो है हम किसी न किसी फॉर्मेट में पब्लिश कर देंगे, या तो रिटन फॉर्मेट में होंगे या एक छोटा स्निपेट वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर, किसी नए डिस्कशन के साथ में। मैं नवीन तोमर अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू। 10वीं दानिया। धन्यवाद।